हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इकोनॉमिक्स विथ मी। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ये सेकंड पार्ट था, जो कि है ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, बस एक मिनट। ये रहा ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है ये लाइन से। ठीक है। During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. Second half of the 19th century के अराउंड मॉडर्न इंडस्ट्री जो है इंडिया के ऊपर आना शुरू हो रहा था, वो इंडिया के ऊपर आ रहा था, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस था वो बहुत ज़्यादा स्लो था। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ अ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। इसका जो डेवलपमेंट था वो बेसिकली कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स तक ही सीमित था। The cotton textile mills, mainly dominated by Indians, were located in the western part of the country, namely Maharashtra and Gujarat. और ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का जो इंडस्ट्री था वो किस एरिया पे था इंडिया के? वो था महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये लाइन को हाईलाइट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, CUET एज वेल एज बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। While the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal, और जूट मिल्स कहाँ पे डोमिनेटेड था? वो बंगाल का था। ठीक है। Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. The iron और steel industry जो है वो 20th century पे beginning 20th century के starting में आना शुरू हो गया था। The Tata Iron and Steel Industry, TISCO, इसका full form, TISCO का full form क्या है? The Tata Iron and Steel Company was incorporated in 1907. 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदजी टाटा के थ्रू स्टार्ट किया गया था। A few other industries in the fields of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. और जो few industries थी शुगर की, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा, वो कब आई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। However, there was hardly any capital good industries to help promote further industrialization in India. Capital good industry बहुत बहुत कम था, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंडिया के ऊपर आ सके। Capital good industry means industries which can be produced machines, tools which are in turn used for producing articles for current consumption. Capital goods क्या होते हैं? वो goods जो कि basically capital goods मतलब होता है वो इंडस्ट्री, कैपिटल इंडस्ट्री मतलब होता है वो इंडस्ट्री जो कि एक मशीन टूल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि वही मशीन हमें बाद में दूसरे यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेयर एंड एक मिनट here and there was no substitute to the near wholesale displacement of a country's traditional handicraft industries. Furthermore, the growth rate of the new industrial sector and its contribution to the gross domestic product GDP or gross value added remained very small. Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. This sector remained confined only to the railway, power generation, communication, port and some other departmental undertaking. तो मैं आपको एक तरह का एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द एव ऑफ इंडिपेंडेंस का। ये आप लोग हो सके तो कॉपी में लिख लो। पहला था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो कि भारत का सबसे ज़्यादा मशहूर था उस समय, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत को जो है कन्वर्ट कर दिया था सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी ये लोग सिर्फ भारत से सब रॉ मटेरियल्स उठा के अपने देश ब्रिटेन ले जाते थे। इंडिया को जो है मार्केट फॉर ब्रिटेन बना दिया था, यानी इन्होंने डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन। इंडिया को जो है इन्होंने अपने फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बना के रख दिया था, यानी ये लोग रॉ मटेरियल्स इंडिया से उठा के ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन में उस रॉ मटेरियल की मदद से फिनिश्ड गुड्स बना के वापस आके इंडिया को बेचते थे और अब इंडिया को एक अपना मार्केट बना लिए थे। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, अलग अलग तरीके का इन्होंने पॉलिसी लगा दिया था। पहला था अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इन्होंने ऐसा मतलब पॉलिसी लगाया था जिसके कारण ब्रिटिश गुड्स आराम से इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर आ सकती थी। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स में इन्होंने एकदम टैक्स नहीं लिया था, क्योंकि आराम से ये लोग रॉ मटेरियल्स उठाए और अपने देश ब्रिटेन ले जाए बिना कोई टैक्स दिए हुए, एकदम टैरिफ फ्री कर दिया था। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। हेवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, मैंने बताया था कि इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूरा बर्बाद करने का कोशिश की और बर्बाद कर भी दिया था। इन्होंने क्या किया, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो कि भारत से बाहर ब्रिटेन जा रहे थे उनके ऊपर हेवी ड्यूटी यानी हेवी टैक्सेस लगा दिए थे, जिससे कारण ये गुड्स इतना ज़्यादा महंगा हो गया था कि बाहर कोई भी इस गुड्स को परचेज नहीं कर रहा था, और परचेज ना करने के कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया का पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। और ये इसका तीसरा पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। और धीरे धीरे मशीन्स के डेवलपमेंट होने के कारण जो है गुड्स का मतलब प्रोडक्शन जो था वो ज़्यादा फास्ट हो गया था। अगर मान लो मैं एक चादर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अगर चादर को अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के थ्रू यानी हाथ से बनाएंगे तो उसको बनने में तकरीबन 1 महीना मतलब 10 दिन लग जाएगा, लेकिन मशीन से कितना दिन में बन जाएगा? विद इन
हाफ एंड मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर बन जाएगा, यानी टाइम कम ले रहा था मशीन, जिसके कारण जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का वो मशीन मेड इंडस्ट्रीज के साथ जो है कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, अभी हम लोगों ने पढ़ा एनसीईआरटी में कि लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इंडिया में जो है कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत कम था। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, अब लोगों के अंदर भी डिमांड का जो है पैटर्न चेंज होना शुरू हो गया था। और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज, देखो रेलवेज इन्होंने एस्टैब्लिश किया था अपने बेनिफिट के लिए कि ताकि आराम से ये भारत के किसी भी कोने से रॉ मटेरियल जो है इधर मतलब ट्रांसफर कर सके थे। और इन्होंने रेलवे जो है ट्रांसफर रेलवे बना दिया था, और रेलवे से सिर्फ ये लोग अपने सामान को दूसरे की तरफ एरिया पहुंचाना को बहुत ईजिली पहुंचा देते थे, और इससे कारण इंडिया का जो इंडस्ट्रीज था वो और धीरे धीरे तबाह होना शुरू हो गया था। तो ये कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर का एट द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब लोग देखने वाले फॉरेन ट्रेड 1.5। India has been an important trading nation since ancient times, but the restrictive policies of commodity production, trade, and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition, and volume of India's foreign trade. Consequently, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. ये जो जितने भी products हैं, exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. ये सब क्या थे? ये एक तरह का raw material था. And an importer of finished consumer goods like cotton, silk, and woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. और इन्होंने ये क्या करते थे, और भारत जो है इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स का बन गया था। कॉटन ले गए रॉ मटेरियल उठा के, बदले में क्या दिए? कॉटन का क्लोथ्स। सिल्क उठा के ले गए, सिल्क का क्लोथ्स दिए। वुल उठा के ले गए, वुलन क्लोथ्स दिए। शुगर का अलग अलग, मतलब इन लोग फिनिश गुड्स बना के वापस आके भारतीय के लोगों को बेच रहे थे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ब्रिटेन ने जो है एक मोनोपोली कंट्रोल बना के रखा था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन trade was restricted to Britain's, while the rest was allowed with the fewer other countries like China, Sri Lanka and Persia. इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि इन्होंने मोनोपोली ट्रेड कर दिया था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो इंडिया जो है अपना ट्रेड जो था फॉरेन ट्रेड का वो बेसिकली कहाँ तक कर पाता था? ब्रिटेन तक रिस्ट्रिक्टेड था। और जो है अदर कंट्रीज जैसे चाइना में सेलोन, जिसको अब श्रीलंका है प्रेजेंट डे, और पर्शिया जिसको ईरान है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। स्विस कनाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनाल था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सी बॉक्स 1.3, यानी 1.3 पर डायरेक्ट कूद के आएंगे हम लोग डायरेक्ट। Trade through the Suez Canal. Suez Canal is an artificial waterways running from north to south across the Isthmus of Suez in northeastern Egypt. It connects Port Said on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez and arm of the Red Sea. The canal provides a direct trade route for ships operating between European or American ports and ports located in South Asia, East Africa and Oceania by doing away with the need of sail around Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. ये देखो strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. Its opening in 1869 reduces the cost of transportation and made access to the India's market easier. ये देखो, ये स्विस कनाल ये यहाँ से चल के डायरेक्ट भारत के पास आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत जो है नीचे मतलब साउथ ईस्ट और वेस्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है वो चारों तरफ समुंदर से घेरा हुआ है, तो हम लोग आराम से दूसरे देश के थ्रू कनेक्टेड है। तो अंग्रेजों को अपने सामान को जल्दी ट्रेड करने के लिए, इधर उधर पहुंचाने के लिए, जिससे उनका कॉस्टिंग भी कम लगे, उन्होंने स्विस कनाल को ओपन किया। कब ओपन किया? 1869 में। और ये 1869 में जब इन्होंने स्विस कनाल को ओपन किया, तो ये देखो यूके से वो लोग कितना आराम से, कितना कॉस्टिंग बच गया, और ये डायरेक्ट आके भारत में आ सकते। लेकिन नहीं तो फिर इनको पूरा यहाँ से घूम के इंडिया आना पड़ता, ये इतना दूर इनको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता। लेकिन स्विस कनाल बन जाने से क्या हो रहा है, ये लोग डायरेक्ट यहाँ से छोटा सा आराम से कनाल पकड़ के इंडिया पहुंच जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इनको जो है कॉस्टिंग भी नहीं लग पा रहा है, इनका कॉस्टिंग बहुत हद तक कम हो चुका है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्विस कनाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूट था, और इसका ओपनिंग कब हुआ था? वो था 1869 को। अब हम लोग देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वाज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हाईलाइट कर लो। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीयूटी, मेरे से पूछा गया था जब मैंने अपना सीयूटी का एग्जाम दिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वाज द जनरेशन ऑफ द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लगता है कि फॉरेन ट्रेड में भी तो ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे, और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जो है
रॉ मटेरियल से सप्लाई करता था और उसका एक्सपोर्टिंग और उसका जो फॉरेन ट्रेड था वो बेसिकली ब्रिटेन श्रीलंका तक ही था। तो यहाँ पे तो एक्सपोर्ट ना के बराबर होगा, इंडिया का डेफिसिट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखो क्या है, एक्सपोर्ट सरप्लस है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेड तो हो रहा था, रॉ मटेरियल्स जा तो रहा था इंडिया से बाहर, तो एक्सपोर्ट्स तो सरप्लस हो ही रहा था, इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस। और ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग रहता है और क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। But this surplus came at a huge cost to the country's economy. Several essential commodities, food grains, clothes, kerosene, etc., were scarcely available in the domestic market. Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. ये देखो मैंने बोला था ना. Furthermore, this export surplus did not result any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain. और इन सब से जो भी सरप्लस होता था ये बेसिकली किस काम के आता था, पेमेंट करने के काम आता था, जो वो सारे खर्चों का जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जनरेट होता था, जो मतलब ब्रिटेन में था। और जैसे कॉलोनियल का हो गया वॉर में जो खर्चा होता था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लड़ा जा रहा था, और इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ऑल ऑफ विच लेड टू एन ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। मतलब जो भी एक्सपोर्ट से जो इनकम थोड़ा सा भी जनरेट हो रहा था, ये लोग सारे कॉलोनियल गवर्नमेंट वो सारे इनकम जो है अपने ऑफिसेस के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए रखते थे। और इनका ऑफिस का कहाँ था, वो था ब्रिटेन में। और जो ये लोग लड़ाई करते थे, लड़ाई में जो बंदूक खरीदना रहता था, सोल्जर्स को खाना देना था, वो सारा पैसा, वो सारा चीज़ का कॉस्टिंग जो है ये भारत के एक्सपोर्ट सरप्लस ही का यूज़ करके करते थे। अब हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। Various details about the population of British India were first collected through a census in 1881। ये देखो पहला है डेट्स, इसलिए मैंने बोला था एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इससे दबा दबा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। Though suffering from certain limitations, it revealed the unevenness in India's population growth. Subsequently, every 10 years, such census operations were carried out. Before 1921, India was in the first stage of demographic condition. यहाँ stages बहुत important, मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. The second stage of transition began after 1921. ये देखो, after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. इस स्टेज में जो है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो इतना ज़्यादा हाई, वो बहुत ज़्यादा हाई था। दिस स्टेज वाज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा था, यानी बहुत ज़्यादा लोगों का पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इस स्टेज में। The various social development indicators were also not quite encouraging. The overall literacy rate was less than 16%. Literacy level देखो कितना कम है, only 16%। यानी एक कमरे में 100 लोगों को रखेंगे तो 100 में से सिर्फ 16 लोगों को पढ़ना लिखना आता है। Out of this, the female literacy level was at the negligible low of about 7%। और जिसमें से फीमेल का लिटरेसी रेट जो था वो तकरीबन 7% था। यानी एक कमरे में अगर मैं यहाँ पर 100 लोगों को रख दूँ और 100 लोगों में से मात्र 16 लोग थे जो लिटरेट थे, और उसमें भी फीमेल जो थी मात्र 7% थे, यानी 7 फीमेल। कितना कम था ये इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। Public health facilities were either unavailable to large chunks of population or when available were highly inadequate. Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life. वाटरबॉर्न डिजीजेज मतलब जितनी भी बीमारियां होती थी वो बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ते जा रहा था, क्योंकि हेल्थ सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल था ही नहीं, अच्छा डेवलप था ही नहीं। No wonder the overall mortality rate was very high, and in that particularly the infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand in contrast to the present infant mortality rate of 33 per thousand. The infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand in contrast to the present infant mortality rate of 33 per thousand. Infant mortality rate मतलब होता है कि मतलब एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मतलब मौत हो जाती है। तो उस समय जो है 1000 में से 218 बच्चों का मौत हो जाता था, एक मतलब वो बच्चे एक साल भी पूरा नहीं कंप्लीट कर पाते थे। और आज के टाइम पर कितना है 33 पर थाउजेंड, यानी 1000 में सिर्फ 33 बच्चों का मौत जो कि एक साल भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो, 32 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो भी बहुत कम था, 32 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 ईयर्स। In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which is contributed to the worsening profile of India's population of that time.
इस समय देखो डेटा उतना था नहीं, तो आदमी को पता नहीं चल पा रहा था कि कितना पोवर्टी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 32 ईयर्स था। लिटरेसी रेट मात्र 16% था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। तो इससे तो साफ पता चलता है कि उसमें पोवर्टी भी, जो गरीबी था भारत का, बहुत ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखेंगे 1.7 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। During the colonial period, the occupational structure of India, that is distribution of working person across different industries and sectors, shows little sign of change. Occupational structure का मतलब क्या होता है, यहाँ एक डेफिनेशन मिल गया है, पढ़ लेना, याद कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सनस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, ठीक है, शोड लिटिल साइन ऑफ चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा था। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर, एक मिनट, accounted for the largest share of workforce which usually remain at a high of 70 to 75%। देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो था इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी था वो था 85%। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोस्टली लोग जो थे वो लोग विलेज में रहते थे और अपना लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से ही निकालते थे। लेकिन यहाँ 70 to 75%, ये 1921 के बाद का है। और जब वो डेटा जो था वो ब्रिटिशर से आने के पहले का था। While the manufacturing and the service sector accounted for only 10 and 15 to 20% respectively. Another striking aspect was the growing regional variations. Part of the then Madras Presidency, comprising area of the present-day states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, and Karnataka, Bombay and Bengal, witnessed a decline in the dependence of worker force on the agriculture sector। यानी कि स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, केरला एंड कर्नाटका, इन सब एरिया में जो है डिपेंडेंस जो था वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कम हो रहा था। विद द कमेंसमेंट इंक्रीज इन द मैन, और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ये इंक्रीजनेस शो किया गया था। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से गिरकर ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तक पहुंच गया था। However, there had been an increase in the share of workforce in the agriculture during the same time in state of सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। लेकिन उस टाइम पे भी जो था इसका वर्कफोर्स जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज़्यादा था इन सारे स्टेट्स में, जो कि थे उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। अब हम लोग देखेंगे 1.8 इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडर द कॉलोनियल रिजेम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट्स, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स डिड डेवलप। देखो ब्रिटिशर्स आए, वो हमारे देश को बर्बाद किए, बहुत हानि पहुंचाई, लेकिन हर एक चीज़ का दो इफेक्ट होता है। हर डेबिट का क्रेडिट होता है, हर हेड का टेल होता है। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स गंदे मतलब ख़राब भी किए, लेकिन कुछ कुछ अच्छा भी किए थे। हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखो भारतीय रेल मतलब इंडियन रेलवेज जो आज है ये किसने दिया, ये तो ब्रिटिशर्स ने नहीं ना दिया। अब वो लोग जब भारत छोड़ के चले गए तो इंडियन मतलब रेलवे को उठा के तो नहीं ले जाते अपने साथ, तो रेलवे छोड़ दिया। और आज वो रेलवे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हम लोग देख सकते हैं। लोगों को जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है तो वो रेलवे का ही यूज़ करते हैं। तो रेलवे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी इकोनॉमी के लिए। बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है, रोजगार भी देता है, तो हम लोग देख सकते हैं। तो इसके बारे में और हम लोग देखेंगे। However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to serve various colonial interests। ये देखो, however, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve various colonial interests। यहाँ बात तो साफ था कि कॉलोनी यहाँ जो ये अंग्रेज आए थे, ये सब जो डेवलपमेंट किए थे ये इंडिया के वेलफेयर के लिए नहीं किए थे, ये लोग अपने वेलफेयर के लिए किए थे, ताकि इनका सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सके। और जितना जल्दी ये लोग रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन लेके जाएंगे उतना जल्दी ये लोग फिनिश गुड्स बना के वापस आके भारत में बेचेंगे। इसलिए लोग चाह रहे थे कि कैसे भी करके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन एरिया को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जल्दी से तेज़ी से जो है गुड्स का ट्रांजेक्शन हो सके। Roads constructed in India prior to the advent of British rules were not fit for modern transport. The roads that were built primarily served as the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or the port to send this far away England or other lucrative foreign destination। देखो मैंने बोला था ना, the roads, ये लाइन देखो, ये वाला, the roads that were primarily served as, ये देखो, the road that were primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or the port to send this to the far away England or lucrative foreign destination। तो ये लोग रोड्स बनाए थे जिससे कारण, क्योंकि इंडिया में आर्मी का भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रिटिशर्स को कंट्रोल चाहिए था भारत के ऊपर अच्छे तरीके से, वो चाहते नहीं थे कि भारत को छोड़े, तो वो लोग आर्मी को भी अपना मोबिलाइज करते थे। और जितना रॉ मटेरियल्स को जो है रोड के थ्रू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ले जाते थे, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ये अपने घर ले मतलब अपने देश ले जाते थे, फार अवे इंग्लैंड और अदर फॉरेन डेस्टिनेशन पे। देयर ऑलवेज रिमेंड एन acute shortage of all weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season।
Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines. The British introduced the railway in India in 1850. ये बहुत important topic, बहुत important data है. The British introduced the railways in India in 1850, and it is considered as one of the most important contribution, and it is considered as the one of their most important contributions. द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज. रेलवे जो था इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को जो है दो तरीके से इफेक्ट कर रहा था. ये कौन कौन से थे? On the one hand, it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. The volume of India's exports undoubtedly expanded, but its benefit really acute to the Indian people. The social benefits which the Indian people gained owing to the introduction of railway were thus outweighed by the country's huge economic loss. ये देखो, ये फिगर देखो क्या लिखा है. फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंक्ड बॉम्बे विथ थाने इन 1854. क्वेश्चन आता है कि इंडिया में पहला रेलवे कब चला था और पहला ब्रिज कब था, कब मतलब बना था, और इंडिया में रेलवे कब आया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. पहला रेलवे चला था 1853 में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. पहला ब्रिज कब बना था? 1854. और रेलवे कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1850. लास्ट में जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो होते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो पहला चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका मैं वीडियो दे दूंगा, जिससे कारण आप लोग को डेट्स याद करने में दिक्कत ना हो. क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ये पहला चैप्टर है, ये पूरा डेट्स का खेला है. और ये पूरा ये जो पूरा सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ डेट्स का ही खेल है. Along with the development of roads and railways, the colonial dispensations also took measures for developing the inland trade and sea lanes. However, these measures were far from satisfactory. The inland waterways at times also proved uneconomical, as in the case of Coast Canal on the Odisha coast. Throughout, the canal was built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railways, which soon traversed the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned. The introduction of the expensive system of electric telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order. The post service, on the other hand, despite serving as a useful public purpose, remained all through inadequate. ये देखो, ये लाइन ये भी है, टाटा एयरलाइंस, ये वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग देखना. ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन में आ रहे हैं, क्योंकि अब ये चैप्टर का लास्ट पार्ट हो गया ना. हाँ, ये लास्ट हो गया. जब हम लोग कंक्लूजन अब हम लोग देख लेते हैं. दैट इज़ 1.9. बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस कब गेन किया था? वो था 15 अगस्त 1947. द इम्पैक्ट ऑफ द 2 century लॉन्ग ब्रिटिश colonial रूल वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. The agriculture sector was already saddled with surplus labor and extremely low productivity. एग्रीकल्चर सेक्टर का लोगों ने धज्जा उड़ा दिया था. The industrial sector was crying for modernization, diversification and capacity building and increased public investment. इंडस्ट्रियल सेक्टर रो रहा था मॉडर्नाइजेशन के लिए और दूर फैलने के लिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ा इंक्रीज करने के लिए, सब के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रो रहा था. सोच लो आप. फॉरेन ट्रेड वॉज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन. Infrastructure facilities, including the famed railway network, needed upgradation, expansion, and public orientation. Prevalence of rampant poverty and unemployment required welfare orientation of public economic policy. In a nutshell, the social and economic challenges before the country were enormous. अब ये सब रिकैप है, आप लोग अपने से पढ़ लेना. और देखो, ये अब चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब आपका काम क्या है? जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करवाया, उसको पढ़ो, ध्यान से समझो और इस क्वेश्चन को जो है लिख डालो, मतलब इसको सॉल्व करो. ये सिर्फ नहीं कि मुंह से सॉल्व करें, क्योंकि आपको एग्जाम में फाइनल लिखना होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना. ये जो है ये एक कुछ 16 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इससे आपको आइडिया हो जाएगा और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका हाथ और अच्छा तरीके से बैठ जाएगा. तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो भाई से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना. और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.